मेरे को इस बैच में मिले। ठीक है, सबसे पहला जो एक पॉजिटिव फैक्टर है वो ये था, हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा बिगड़ चुका है या क्या ये ठीक हो पाएगा, किस लेवल पे अभी बढ़े। लेट मी टेल यू, ये 107 के साथ बच्चे अभी गीली मिट्टी हैं, इनमें से कोई भी बिगड़ा नहीं है। ठीक है, कुछ थोड़े कर्व में नीचे हैं अभी, कुछ थोड़े ऊपर है, ये मैं मानता हूँ, बट मैं स्टैम्प लगा के सर्टिफिकेट कर सकता हूँ कि इनमें से कोई भी बच्चा हमारा खराब नहीं है, उसको हम वापस ला सकते हैं और ऊपर भी ले जा सकते हैं। सो इस विश्वास के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन की बात आपसे कर रहा हूँ। यूजुअली मैं बहुत इंटरेक्टिव रहता हूँ, बट क्योंकि आज ये रिपोर्ट पैटर्न है तो मैं स्पीच पैटर्न पे ज़्यादा रहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, बट फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल कहीं पे भी आए, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। जब आईए प्रोग्राम किया तो सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली आपको समझाता हूँ ये है क्या। बार बार हम बोल रहे हैं आई एस्पायर एंड अचीव, ये एक शाब्दिक अर्थ है आई एस्पायर एंड अचीव, बट आई स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्ट, बच्चे की मानसिक विकास किस लेवल पर है, और दूसरा उसका एकेडमिक्स, यानी जो पढ़ाई की फॉर्म में आपको नंबर या ग्रेड्स में मिलता है स्कूल में, वो किस लेवल पर है, दैट इज ए। एंड थर्ड इज एप्टीट्यूड, उसका भविष्य का रुझान किस तरफ जा रहा है, उसके टेस्ट टेंडेंसीज किस तरह से बदल रहे हैं। तो दैट इज दी सेकेंड ए। सो आई इज इंटेलेक्ट, एकेडमिक्स एंड एप्टीट्यूड। इन तीनों को मैंने स्टडी करके उसको एक सिंगल स्केल पे 10 में से नंबर निकाल करके कोशिश करी है कि मेरा बच्चा किस लेवल पर है। यानी आप समझे, तीनों एलिमेंट्स को पहले उनके टेस्ट के हिसाब से मैंने नंबर दिए, फिर उस नंबर को 100 के स्केल पे कन्वर्ट किया कि भाई मेरे 20 में से 2 आ रहे हैं तो 100 में से कितने आते हैं, इस तरह से कन्वर्ट किया। फिर उनका आपस में जो रिलेशन है उसके आधार पर इन तीनों स्कोर्स को मिला के 10 के पॉइंट पे कौन बच्चा कहाँ खड़ा है ये निकालने की कोशिश करी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल था, इसमें मैं आपको जस्ट शेयर करूँ डायनामिक्स इसके क्या थे। तो मुझे करीब 25 दिन का एक्टिव वर्क लगा सभी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर करते हुए। 107 बच्चों में लगभग 24 मिनट पर बच्चे के हिसाब से मैंने पर्सनल इंटरेक्शन किया, 24 मिनट्स पर चाइल्ड, ये एवरेज आई। और उसके बाद 25 दिनों के डेटा कलेक्शन के बाद करीब 65 दिन मेरे ऑफिस को लगे और मुझे लगे इसको एक्यूमुलेट करके रिजल्ट में प्रॉपर कंपाइल करने में। एंड टुडे हमने कल रात को ही खत्म किया है। आई वाज टॉकिंग टू ऋषिका मैम, तो मैंने तब घर ऑफिस से खत्म करके निकला था। नो, इट वाज एन एनरिचिंग जर्नी। मैं जो आपसे शेयर करूंगा ये इस तरह की रिसर्च आप आगे जाके देखेंगे बड़े बड़े स्कूलों में बहुत अलग अलग लेवल पे आएगी। अभी मुझे एक ऑफर आया था, उस स्कूल ने मुझे 5 लाख रुपए में करने को ऑफर किया है, तो मैंने कहा नहीं, अभी अगले साल का टाइम मेरे पास बुक नहीं है, तो मैंने मना किया था उनको, बिकॉज मेरा मोटिव पैसे का नहीं रहा कभी भी। मैं अभी भी रिसर्च की तरफ जा रहा हूँ, आगे और पीएचडी करने का मैं मन है। तो इस रिसर्च को मैं अब कोशिश करूँगा मीडिया के थ्रू, हो सकता है आप किसी टीवी चैनल पे भी इसको बहुत जल्दी देखें जो हमने ये एफर्ट किया है। तो ये अब जो जानकारी है इसको समझते हैं कि हमने किया क्या। जब हमने इंटेलेक्ट की बात की तो इंटेलेक्ट में हमने बच्चे को एक क्वेश्चन पेपर दिया जिसमें 3 सेगमेंट्स थे, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश टू बी प्रिसाइज। तो इन तीनों पे हमने उसको 20-20 नंबर के क्वेश्चंस दिए और बच्चों से जवाब लिए, उनको असेस किया, उसका स्कोर निकाला। दैट वाज वन पार्ट। सेकेंड, हमने 8वीं, 9वीं, 10वीं तीनों के बच्चे से ग्रेड्स या उसके मार्क्स जो थे वो लिए। वो फॉर्म आपने सबने भरा होगा, सभी पेरेंट्स के पास मैंने फॉर्म भेजा था। उसमें बच्चे ने खुद को अपने आप को रेटिंग दी थी, फिर पेरेंट की रेटिंग दी थी, जिसमें A1, B1, C1 आपने ग्रेड्स दिए थे, सही दिए थे। कुछ लोग जो देख रहे हैं मुझे अजनबी की तरह से, तो मैं बता रहा हूँ कुछ बच्चों ने खुद भर के दिए हुए थे दोनों फॉर्म। वो मुझे पता चल रहा था उनकी हैंडराइटिंग एनालिसिस से कि ये पेरेंट तक पहुंचा ही नहीं है फॉर्म, पर फिर भी बिकॉज इट वॉज अ सेल्फ डिस्क्लोजर डेटा, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया एज इट इज एंड आई टुक इट अ पार्ट ऑफ माई रिसर्च। तो उस फॉर्म में, और उसके बाद 8th, 9th, 10th के जितने क्लास मेंटर्स रहे हैं उस बच्चे के पिछले 3 साल के, उनके कमेंट्स लिए अलग अलग पैरामीटर्स पर कि आप उस बच्चे को 5 में से कितने नंबर देते हो, इस पैरामीटर पे, इस पैरामीटर पे, इस तरह के 7 पैरामीटर्स उसमें थे। सभी टीचर्स ने उसको भर के दिया। थैंक यू टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने इतना मेहनत किया, इवन द जूनियर क्लास टीचर्स, यू कैन कन्वे माय थैंक्स टू देम। तो ये इस तरह से हमने उसका एकेडमिक स्कोर का भी असेसमेंट किया पिछले 3 साल से लेकर करंट लेवल। तो
तो इट वॉज अ बिग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड करंट। एंड देन तीसरे लेवल पर था एप्टीट्यूड, जिसमें मैं पर्सनली उन बच्चे के साथ बैठा और उस बच्चे के साथ मैंने उसका खुद का डिसिप्लिन कितना है, उसके परिवार का माहौल कैसा है, उसको गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा कैसे निकालता है, और उसका भविष्य के लिए तैयारी क्या है। ये 4 एस्पेक्ट्स पे मैंने उसको असेस किया पर्सनली। और मैंने बहुत चुपते सवाल भी पूछे, मम्मी पापा के बारे में भी सवाल पूछे, और कई बच्चे रोए मेरे साथ बैठकर। मतलब आई कुड से 107 में से मैं अगर रिकॉल करूँ तो 30-35 बच्चे अच्छे से रोए हैं मेरे साथ बैठकर कि सर पहली बार कोई हमसे पूछ रहा है, आपको पता कैसे चल रहा है हमारे दिल में इतना दर्द छुपा हुआ है। तो ये सवाल मेरे पास जब आए तो मैंने कहा नहीं ऐसा होता है, बट देन इट वॉज अ बिग लर्निंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी सीख रहा था। क्योंकि किताब में जब ये सवाल लिखे होते हैं एज कॉन्सेप्ट्स तो वो मुद्दे होते हैं, हम किताब में पढ़ते हैं, नंबर ले आते हैं, पर जब उस कॉन्सेप्ट पे सवाल बना के बच्चे से पूछ रहा हूँ तो बच्चा अचानक रोना क्यों शुरू हो गया, तब समझ में आता है कि उसने उसके दिल में कोई एक ताला था जो खोल दिया। तो ये ऐसे बहुत सारे अनुभव इस दौरान मुझे हुए। तो ये जो जर्नी है बच्चे की 8वीं क्लास से 11th क्लास तक, ये उस जर्नी को मैंने इसमें रिसर्च में ट्रैक किया पूरा। इस दौरान इस 3 साल में बच्चा एडोलेसेंस की उम्र भी पार कर गया। अब 11th में आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे, वो अपनी लुक्स के प्रति कॉन्शियस है, बॉडी स्ट्रक्चर के प्रति कॉन्शियस है, वो सेक्स के प्रति सवाल पूछता है, और दूसरी बैड हैबिट्स या गुड हैबिट्स आप देखते होंगे उसके अंदर आ रही हैं या आपको लगता है आ सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने इसमें उनसे पर्सनली एक्सप्लोर करी। देन तीसरे लेवल की समस्या जो इसमें एड्रेस करी, दैट वाज इमर्जेंस ऑफ आइडेंटिटी, कंफ्यूजन एंड क्लैश ऑफ वैल्यूज। अब बच्चा 8वीं क्लास में जो था उसको तो बच्चा मानते थे हम, अब 11th में आ गया तो हमने उसे बच्चा मानना बंद कर दिया। तो उसको जो आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो रहा है, और उसके बाद आपकी और उसकी वैल्यू में जो क्लैश आ रहा है, टीचर से बच्चे की और पेरेंट्स से बच्चे की, उसको भी मैंने स्टडी करने का कोशिश किया। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं सही कह रहा हूँ बेटा, हुआ था ऐसा, मजा आया था ना। तो इसी तरह से आज ये 107 बच्चे मेरे दोस्त बन चुके हैं, इन सब की फाइलें मेरे पास हैं। किसी भी बच्चे के बारे में आप में से कुछ भी एनसाइक्लोपीडिया लिखवा लो, मैं लिख सकता हूँ, और वो मान जाएगा कि आप मेरा भूत भविष्य वर्तमान सही बता रहे हैं। ये बच्चे भी मानने लगे। हो रहा बेटा ऐसा? You can see 2 live cases are here. They will say yes, सर ने वो पढ़ लिया जो कोई नहीं पढ़ सका था। और एक वादा मैंने सबसे किया था, मैं आपके सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, राइट ना? तो आई प्रॉमिस मैं किसी को आपका कोई सीक्रेट नहीं बताने वाला। ठीक है, जवाब सबके दूंगा मैं, पेरेंट्स के भी, टीचर्स के भी, पर बच्चे का सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो आ रहा है ना आज की डेट में, जब ये बच्चा टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, पेरेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो अपनी नई आइडेंटिटी उनको बता नहीं पा रहा। एक नया सेल्फ बच्चे का बन रहा है क्लास 11th में, जहां वो भी उतना ही परेशान है कोप अप करने के लिए, पर ना तो वो टीचर को कह पा रहा, ना वो पेरेंट को कह पा रहा। तो ऐसे में वो अलग से बिखर के कहीं कहीं जा रहा है। तो उस प्रेशर को मैंने एड्रेस करने का कोशिश किया। तो ये 4 चैलेंजेस मेरे सामने हैं। नाउ इन सब स्टडीज को अगर मैं मिलाऊं तो 4 मेजर एरिया इस स्टडी के निकल करके आए। पहला सेल्फ, बच्चा खुद, दूसरा ट्यूशंस, तीसरा लैंग्वेज, भाषा में एक्सप्रेशन उसका, और चौथा कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अंतर्द्वंद उस बच्चे के मन में चलते हैं। ये 4 प्रमुख टॉपिक निकल के आए जिसमें समस्याएं या पॉइंट्स मैंने स्टडी किए, और इन 4 के अंदर लगभग 12 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले जो समस्या आई सेल्फ इश्यूज में, जो आप फेस करते होंगे पेरेंट्स के तौर पर भी, 107 बच्चे में से लगभग 80% में रूटीन डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं थी। दे हैव नो सेंस ऑफ स्लीपिंग और गेटिंग अप एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक और उनका फिजिकल क्लॉक इन सिंक नहीं था। दैट वाज फर्स्ट। सेकेंड, गैजेट एडेप्टेशन। हम एडिक्शन बोलते हैं, मैं एडेप्टेशन की बात कर रहा हूँ। गैजेट एडेप्टेशन का अर्थ क्या है? 8th में जब वो बच्चा कार्टून फिल्म देखता था तो उतना बुरा नहीं लगता था हमें, बट जब वो 11th में आके भी टीवी या फोन पे ही लगा हुआ है तो वो अभ्यस्त हो चुका है उस चीज का। 8वीं 9वीं 10वीं उसने खूब किया वो। आज वो बच्चा छोड़ना नहीं चाह रहा, उसे पता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, पर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा। वो पढ़ने भी बैठता है तो कान में ईयर प्लग्स या हेडफोन्स लगे होते हैं, वो कह रहा है हो रही है मेरी पढ़ाई हो रही है, वो रियलाइज ही नहीं कर रहा कहाँ उसका नुकसान हो रहा है। दैट वाज द सेकंड। तीसरा इशू सेल्फ इश्यूज में जो आया, दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रेशर्स। जो अब मम्मी ने देखा है, पापा ने देखा, डांट दिया,
टीचर ने देखा स्कूल में कॉरिडोर में, उन्होंने डांट दिया, अब ये बच्चा चार्जअप हो गया, मेरी गलती नहीं थी, मुझे बोल दिया, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जहां पर वो कहते हैं सिर्फ हमारी बात सुन लो इतना काफी है, मैं भी खुद छोड़ना चाहता हूं। तो नो वेंटिंग वॉज अ मेजर इशू विद मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, चौथा इसमें आया नॉन फैमिली वेंटिंग। नॉन फैमिली वेंटिंग का मतलब क्या है? जिस बच्चे में ऐसा प्रेशर बन गया और वो किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है या कहीं जा रहा है जहां उसको या तो कोई कोचिंग का टीचर मिल गया या कोई फेलो स्टूडेंट मिल गया दूसरे स्कूल का, जैसी भी कंपनी मिली उसे, नॉन फैमिली सोर्स में जाके उसने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर दी। ऐसे में उस बच्चे में नेगेटिव ट्रेट्स भी दिखे मुझे, गलत व्यक्ति के सामने गलत बोला, उसके क्या नुकसान उसकी पर्सनैलिटी पे आ रहे हैं वो भी दिखे, उसकी हैबिट्स कैसे बदली वो भी दिखे। तो ये 4 समस्याएं जो है सेल्फ से रिलेटेड मैंने इसमें स्टडी करी। देन ट्यूशंस, सेकंड मेजर इम्पैक्ट एरिया ऑफ दीज स्टूडेंट्स वाज ट्यूशंस। नाउ एक कॉमन सवाल मैंने सब बच्चों से पूछा था, आपने ट्यूशन क्यों शुरू करी और कितने सब्जेक्ट की ट्यूशन आप करते हैं? तो मैं बड़ा हैरान होगा, 3 फाइंडिंग्स मेरे को जो निकल के आई। ट्यूशन हम लोग अपने बच्चे को ऐसे दे रहे हैं जैसे विटामिन खिलाते हैं, ये भलाई होगा बच्चे में उससे। पेरेंटल एटीट्यूड मोस्ट ऑफ द केसेस में मिला कि एज ए ट्यूशन इज अ मल्टीविटामिन। दूध पीते हैं बच्चा ताकतवर बनता है, ट्यूशन दो बच्चा ताकतवर बनेगा, ऐसा होता नहीं है। दूसरा, ट्यूशन बहुत सारे बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका फ्रेंड जा रहा है, उन्हें नहीं जरूरत या जरूरत है। वो नीड असेसमेंट ना तो पेरेंट ने किया ना बच्चे ने किया कि क्या मुझे ट्यूशन की जरूरत है, ये असेसमेंट नहीं किया किसी भी बच्चे ने। भेड़ चाल, तो या तो बच्चा विटामिन की तरह से ट्यूशन ले रहा है या भेड़ चाल में ट्यूशन जा रहा है। सिर्फ 10, 12, 15% बच्चे ऐसे थे जो ट्यूशन को ट्यूशन की तरह से जाके उससे फायदा उठा पा रहे थे। 85% स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू बेनिफिट फ्रॉम देयर ट्यूशन। ठीक है जी। दूसरा, ट्यूशन सेंटर पे ट्यूशन एक्सीडेंट्स होते हैं। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, बट ट्यूशन एक्सीडेंट्स किस तरह के, जहां पर इंटर स्कूल एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है तो उसको बैड इन्फ्लुएंसेस भी मिलते हैं। मॉडल कंफ्यूजन आता है। मॉडल मतलब मेरा पढ़ाई का मॉडल क्या हो, इस बच्चे जैसा हो या इस बच्चे जैसा हो या उस बच्चे जैसा हो, उसको रोल मॉडल कंफ्यूजन आ जाता है। एंड तीसरा, प्रेशर आ जाता है। अब उसको क्लास टीचर को जवाब देना है, सब्जेक्ट टीचर को जवाब देना है, फिर ट्यूशन टीचर को जवाब देना है, फिर घर पे आके माँ बाप को जवाब देना है कि सब ठीक है। तो प्रेशर उसका कई गुना बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जैसे ही, हाँ जी बिल्कुल, तो ये जो चीज आई, ये ट्यूशन के 2 बेसिक इश्यूज आए। तो अगर आज आपको कोई कहे कि विटामिन ई की गोली खाते रहो बाल ठीक रहेंगे, तो क्या आप 10 साल विटामिन ई गोली खा सकते हो? नहीं खा सकते। बाल ठीक रहे या ना रहे। कोई आपसे कहे रोज 2 गिलास दूध पी लो, आप बताओ हाथ ऊपर करके किसी ने पिया होगा रोज? कोई 1 गिलास पी ले, आधा गिलास पी ले, हम खुद भी नहीं करते। ट्यूशन आपको रोज जाना है, बिकॉज ट्यूशन से आपका भला होगा। दैट इज द मैसेज व्हिच वाज कन्वेड। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला फाइंडिंग है स्टडी का, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ दी स्टूडेंट्स। एंड ये आज की एकेडमिक परफॉर्मेंस का इन बच्चों का सबसे बड़ा रीजन बन रहा है कि ये बच्चे नहीं कर पा रहे, कोप अप नहीं कर पा रहे या सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे। 10वीं क्लास तक एक एकेडमिक लेवल लिमिटेड था। आज जब बच्चा स्पेशलाइजेशन लेके सब्जेक्ट में आ गया, वेदर उसने साइंस लिया या कॉमर्स लिया या साइकोलॉजी पढ़ रहा है या बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है, इन टॉपिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़ गई है एंड इट रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी। जब तक बच्चा खुद से वो चीजें नहीं पढ़ेगा, संभव ही नहीं है कि उसका बेस बन जाए। पर इन बच्चों को डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब वो पढ़ के उस लैंग्वेज का, उस पैराग्राफ का मीनिंग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप अचानक, जैसे एक बच्चा कार्टून वाली किताबें पढ़ता है, कॉमिक्स जिसको हम कहते थे, तो उसको पिक्चर के साथ लिखा हुआ मिलता है तो समझ पाता है। फिर सडनली वो नॉवल पे आ जाता है, नॉवल में पिक्चर तो है नहीं, तब आपने जो एक्सप्रेशन किसी फीलिंग के लिए दिया उसको दिख नहीं रहा, उसको खुद समझना है, उतनी उसकी ग्रामर नहीं है।
तो इसलिए बच्चा लिखे हुए का मतलब समझ ही नहीं पा रहा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो निकल के आई इसमें। मैं अभी जब आपको मार्क्स दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी गंभीर है ये समस्या। और तीसरे लेवल पे जो आई, जब ये इन दोनों चीज़ों के साथ बच्चा एक्सप्रेशन पे और लैंग्वेज पे आगे आता है, तो डिफिकल्टी इन रिटन एक्सप्रेशन, यानी उसको समझ तो आ गया थोड़ा थोड़ा क्या लिखना है, पर उसका सेंटेंस नहीं बना पा रहा। एक तीसरे लेवल पे समस्या है। तो ऐसे में वो शब्द लिख देता है, कनेक्टिंग वर्ड्स भूल जाता है, या उसे पता ही नहीं मैंने क्या लिखा। तो कुछ तो लिख के आ जाता है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके कहता है हाँ मैंने पेपर पूरा कर दिया, पर उसे भी पता है कि उसको नहीं पता उसने क्या लिखा। ये हो रहा है। और इन तीनों चीज का क्यूमुलेटिव रिजल्ट क्या आ रहा है कि वो खुद किताब के साथ बैठना ही नहीं पसंद कर रहा। नेचुरल सी बात है, जब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा है, मैं क्यों बैठूंगा उसके साथ। तो वो सेल्फ स्टडी अवॉइड कर रहा है वहां पर। अब वो सेल्फ स्टडी अवॉइड कर रहा है तो वो टाइम कहीं तो जाएगा। तो वो कभी मोबाइल में जा रहा है, कभी इंटरनेट पे जा रहा है, कभी फ्रेंड से गप्पे मारने में जा रहा है, कभी बाहर घूमने में जा रहा है, बट किताब से उसकी दोस्ती नहीं हो पा रही। समस्या ये है। तो एज टीचर्स हमें देखना है किताब से उसकी दोस्ती कैसे हो सकती है। तो इस पर भी मैंने कुछ सजेशंस लिखे हैं विच आई शेयर अगेन। चौथा एरिया है कॉन्फ्लिक्ट्स। इस बच्चे के मन में किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो जब ये सारी समस्याओं के साथ जूझता हुआ बच्चा अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, किसी में खराब है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म आ रहा है, पेरेंट्स से भी और टीचर से भी। वो दोनों के सामने से मुंडी नीचे करके खड़ा हुआ है। वेरी फ्यू सक्सेस एक्सपीरियंसेस दिस चाइल्ड इज हैविंग, जिस वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो रहा है। ना वो माँ बाप से बात कर रहा, ना वो टीचर से बात कर रहा। आई एम शेयरिंग अ सीक्रेट नाउ। Almost 90% of the students said they don't want to talk to their teacher, they don't want to talk to their parents. तो किसी किसी बच्चे में जहाँ कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई है तो वो उसका हितैषी बन गया, वो बच्चा समझ रहा है। या कोई बच्चा अपने ट्यूटर से कंफर्टेबल हो गया तो वहाँ थोड़ा बहुत समझ रहा है, अदरवाइज समझ नहीं रहा। ये समस्या आ रही है। और जिन बच्चे जो समझ नहीं पाए उनके अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं। और करीब 107 में से 33 बच्चों में एंजाइटी के, रेजिडुअल एंजाइटी के सिम्टम्स मुझे नजर आए। सिम्टम्स जैसे कि अकेले में बच्चा रो रहा है। आपको हैरानी होगी, 11वीं क्लास का बच्चा अकेले में बैठा हुआ रो रहा है, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार। आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है मैं नहीं जानता, पर ये बच्चों के साथ हो रहा है। ऑलमोस्ट 33% बच्चों के साथ हो रहा है। नेल बाइटिंग, नाखून चबा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पूरे उन्होंने नाखून खाए में आधे। मैंने हैंड्स एग्जामिनेशन तक किया था बच्चों का, मतलब इतना डीप में मैं उनके साथ गया था। तीसरा, ईटिंग इनडिसिप्लिन आ रहा है। कहीं पर भी खड़े होकर कुछ भी खा लेते हैं, घर का नहीं खा रहे। ये एंजाइटी का एक बिहेवियर है। जहां स्वाद लग जाए वो खा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव वो घर का बना हुआ है कि नहीं है, पौष्टिक है कि नहीं है, कुछ भी। चौथा, ओवर थिंकिंग। इन बच्चों में से कई बच्चों का, ऑलमोस्ट 50% बच्चों का काफी समय सिर्फ सोचने में जा रहा है मेरा क्या होगा। दे आर जस्ट वरीड, चिंता में। ना उनको मदद दिख रही, ना उम्मीद दिख रही, चिंता करे जा रहे हैं। पांचवा सिम्टम एंजाइटी का जो आया, कुछ बच्चे ई हुक्कास या बियर पीने तक चालू हो चुके हैं, कुछ बच्चे। एंड सिक्स्थ, some of them are even going towards watching porn or even indulging into activities like masturbation. ये चीजें 6 मैं ढूंढ पाया। ना ये तो था एकेडमिक्स की बात। अब अगर मैं इसको साइकोलॉजी के एंगल से असेस करता हूँ तो 2 तरीके से मैंने इस रिजल्ट को असेस किया। मैं आपको नटशेल में बता रहा हूँ। 107 बच्चों का एकेडमिक असेसमेंट या प्रिडिक्शन या फोरकास्ट मैं आज दे रहा हूँ आपको। यू कैन मैच इट विद द नेक्स्ट ईयर्स रिजल्ट। इनका 12th का जो रिजल्ट आएगा आप उससे मैच कर सकते हैं। टोटल 107 बच्चों को स्टडी जब किया तो 11th A के 42, 11th B के 30 और 11th C के 35 स्टूडेंट्स मेरे पास टोटल थे, राइट।
मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है, हमारे पास करीब 5 बच्चे ऐसे हैं जो श्योर शॉट 93-95 के ऊपर जाएंगे 12th में। इन बच्चों का नाम भी मैं ले सकता हूँ: आर्यन गुप्ता, गुंजन भाटिया, विशेष अग्रवाल, प्रणव कुकरेजा एंड माधव मकवाना। मैं श्योर हूं कि ये बच्चे 93-95 के ऊपर जाएंगे। इसके अलावा करीब 14 बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 85 से 90% के बीच में रहेंगे। उम्मीद होगी उनको 95 की, वो 90 से ऊपर नहीं जाएंगे, पर ये मैं प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। ये 14 बच्चे हैं जिनका स्कोर 6.5 और 6 के बीच में है। मैं टीचर्स को सबको दूंगा, अभी सारे स्कोर दूंगा, तो यू कैन कोरिलेट इट अकॉर्डिंगली। देन गुड लेवल पे, मतलब ये तो हमारे बेस्ट बच्चे हो गए, तो टोटल करीब 5 और 14 19 बच्चे 107 में से ऐसे हैं जो 90 या 90 देयर अबाउट जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे। उसके बाद सेकेंड लेवल आता है गुड, यानी 80% प्लस बट नॉट अचीविंग 90s। इसमें हमारे पास 21 बच्चे लगभग आ रहे हैं, 21। तीसरे लेवल पर वो बच्चे हैं जो 60 से 70 के अराउंड रहेंगे आज की स्थिति में। हमारे पास 1 साल है अभी सुधार करने का, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस लेवल पे करीब 46 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। देन बिलो एवरेज या थोड़े क्रिटिकल कंडीशन में जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 21। 4 11th A में, 14 11th B में और 3 11th C में। इन सब के इंडिविजुअल स्कोर्स, बच्चे का पूरा एकेडमिक प्रोफाइल मैं हर टीचर को दे दूंगा, तो यू कैन देन प्लान एक्टिविटीज ड्यूरिंग दी 12th एंड क्या रेमेडियल मेजर्स आप ले सकते हो जिससे आपको तुरंत रिजल्ट मिले, वो भी मैं सजेस्ट करूंगा। और अभी बच्चों के साथ भी ये रिजल्ट शेयर करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे भी मेरे उतने ही बड़े दोस्त बन चुके हैं। तो ये तो था एकेडमिक असेसमेंट एंड फोरकास्टिंग। इसी तरह से अगर मैं साइकोलॉजिकल एंगल पे देखूं, चलो पढ़ाई को एक बार को साइड रख दें, बच्चे साइकोलॉजिकली कैसे हैं, तो 107 बच्चों में से 32 स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकली वल्नरेबल बिहेवियर शो कर रहे हैं। यानी ये ज़्यादा या तो एंजाइटी के शिकार है, या डिप्रेशन के शिकार है, या मानसिक रूप से थोड़ा सा इस लेवल पे है कि इनको कोई भी बरगला सकता है या टूटने के कगार पर, ये समझ लें, एक तरह से प्रेशर में। 32 आउट ऑफ 107। दूसरा ग्रुप 11 बच्चे करीब ऐसे आइडेंटिफाई किए मैंने जो हो सकता है पढ़ाई में किसी भी लेवल पे हो, बट वो अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे, वो टॉप पे जाएंगे। उनमें से कोई पर्टिकुलर बच्चा 100 में से 100 भी ला सकता है। 4 सब्जेक्ट में उसके नंबर ना आए कोई बात नहीं, पर अपने सब्जेक्ट में उसके 100 में से 100 आएंगे। 11 बच्चे ऐसे हैं। एंड तीसरा ग्रुप है जो आज अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट उनके अंदर भी कुछ ना कुछ इनडिसिप्लिन क्रीप इन कर रहा है। ऐसे बच्चों को मैंने वल्नरेबल एज वेल एज एक्स फैक्टर दोनों की कैटेगरी में रखा है। तो ऐसे भी 5 बच्चे मेरे को मिले, 2 11th A में, 2 11th B में और 1 11th C में। तो ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट थी इन बच्चों की। राइट, नाउ लेट मी प्रेजेंट द रिजल्ट्स टू यू। जैसा मैंने आपको बताया था, 3 लेवल पे मैंने इन बच्चों की टेस्टिंग की थी। इंटेलेक्ट, जिसमें लॉजिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज स्किल्स, 3 पे इनके बच्चों को मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था। सेकेंड वाज एप्टीट्यूड, जिसमें मैंने इन बच्चों से टाइम शेड्यूलिंग, ट्यूशन, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, SID सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, देन पेरेंटल कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली, वेंट मैकेनिज्म्स, अपना गुस्सा कैसे बाहर निकालते हैं, एंड फ्यूचर आउटलुक, इनके ऊपर इनको पर्सनली असेस किया था। एंड तीसरा एरिया था एकेडमिक्स, जिसमें इनका सेल्फ अप्रेजल था, पेरेंट का अप्रेजल था और इनके क्लास मेंटर का व्यू भी इनके साथ था पिछले सालों को। तो इन 3 एस्पेक्ट्स में इनको हमने स्टडी किया। नेक्स्ट, जो रेटिंग निकल के आई 10 में से, तो अगर आप देखें क्लास 11th A की ओवरऑल एवरेज आई है 6 की, 6 on 10। लेट मी शेयर, पिछले साल यही एवरेज 4.5 थी। So as a school, as a community, we have moved ahead. बहुत अच्छा प्रोग्रेस हमने शो किया है। 11th B में यही रेटिंग 4.6 की है, एंड 11th C में इट इज 5.9 और स्कूल एवरेज इज 5.6
विच वॉज 4.5 लास्ट ईयर। 4.5 से हम लोग 5.6 की एवरेज पर इस बार आए हैं। नेक्स्ट, इंटेलेक्ट की बात करते हैं कि इन बच्चों को जब मैंने लॉजिक रीजनिंग में टेस्ट किया, जनरल अवेयरनेस में और लैंग्वेज में, तो आप देखिए स्कूल एवरेज जो है लॉजिक रीजनिंग में 5.4 है, पर क्लास 11 में ए में 5 है, क्लास 11 बी में 3.5 है। यानी जहां लॉजिक या रीजन लगाने वाले सवाल है 11 बी के बच्चे नहीं कर पा रहे। वही चीज 7.8 है 11 सी में, बहुत अच्छा रहा, और वो अच्छे लॉजिक के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रैक कर पा रहे हैं। ये 11 सी की रेटिंग निकल के आई। देन कम्स टू जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, मेरे आसपास की घटनाओं से मैं कितना परिचित हूँ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ और कैट के एग्जाम देने जाएंगे इसके बाद, तो उनके जब इंटरव्यूज होंगे, जीडीज होंगे, उसमें काम आती है ये चीज। तो जनरल अवेयरनेस में स्कूल एवरेज 6.2, 11th ए का आया 5.4, 11th बी का आया 4.5। यानी ये बच्चे अखबार भी नहीं पढ़ रहे, टीवी भी नहीं देख रहे, न्यूज भी नहीं सुन रहे। एंड 11th सी 8.8। नहीं, पर ये बच्चा अवेयर है, जीके बहुत अच्छा है उसका, जरूरी नहीं है सारा वक्त टीवी पे, बट वो बच्चा उस नॉलेज को गैदर कर रहा है, और ये बच्चा आगे कभी जब मैथ या कैट का एग्जाम देगा इसका स्कोर अच्छा आएगा। इस बात को भी समझिए आप। लैंग्वेज स्किल्स पे अगर हम आए, ये एक वीक एरिया है। द स्कूल एवरेज इज 4.9 आउट ऑफ 10, क्लास 11 is 4.7, क्लास 11C is 6.9 and class 11B is 3.2। सो दैट वे ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इंटेलेक्ट यानी अपनी मेंटल फैकल्टी को, अपनी मानसिक स्थिति को यूज करने की जो स्थिति है, स्कूल एवरेज इज 5.5, क्लास 11A एवरेज इज 5, क्लास 11B is 3.7 and class 11C is 7.8। राइट, नेक्स्ट। दूसरा एस्पेक्ट था एप्टीट्यूड, जिसमें उनका सेल्फ रिपोर्ट, पेरेंटल क्वालिटी, वेंट मैकेनिज्म और फ्यूचर ओरिएंटेशन, इसको मैंने स्कोरिंग देने की कोशिश की है। तो सेल्फ रिपोर्ट में अगर आप देखें बच्चा अपने खुद के दिन को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, तो स्कूल एवरेज इज 1.3 आउट ऑफ 2.5। ये चारों एस्पेक्ट 2.5 में से स्कोर है, तो 1.3 आउट ऑफ 2.5। क्लास 11A में 1.2 है, क्लास 11B में 1.3 है, क्लास 11C में 1.5 है। यानी 11C के बच्चे डिसिप्लिन में बेहतर हैं बाकी दोनों सेक्शन से, ऐसा मेरे को लगा। पेरेंटल कॉन्टेक्ट एंड क्वालिटी, परिवार के साथ कितना मिक्सअप होते हैं, स्कूल एवरेज इज 1.4 एंड इट इज ऑलमोस्ट सेम विद ऑल एक्सेप्ट 11C के बच्चे थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा उल्टा है। नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बच्चों की ज्यादा शिकायत ये थी कि पापा से संपर्क कम होता है, मम्मी ही रहती है। तो पापा से तो मतलब वीकेंड्स पे मुलाकात होती है या बात होती है, ऐसा फीडबैक था। वेंट मैकेनिज्म्स में जब हम इसे स्टडी करें तो गुस्सा कैसे निकालते हैं बच्चे, तो स्कूल एवरेज इज 1.2 आउट ऑफ 2.5, जबकि 1.3 इन क्लास 11A, 1.3 इन क्लास 11C। पर अगर आप देखें 11th B का गुस्सा छुपा हुआ है 1.51, वो बता भी नहीं रहे। 11th B हमने देखा परेशानी में भी है क्लास, पर वो अपना गुस्सा नहीं बता रहे। समझ लीजिए इस बात। हाँ जी, वो फ्रस्ट्रेशन अंदर है। देन फ्यूचर ओरिएंटेशन, ये लगभग सारे बच्चे सपने अच्छे रखते हैं, इनके पास बड़े प्लान्स हैं, बिग प्लान्स हैं। किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे छोटी सैलरी चाहिए। एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेशन ऑफ 160 बच्चों का जो था करीब 3 लाख रुपए पर मंथ का था। ठीक है जी, थैंक्स टू फ्यू जो कहते थे हमें करोड़ों में भी कमाना है, तो उस वजह से तो दैट वे इस पैरामीटर पर स्कूल एवरेज इज 5.4 and the class averages are 5.4, 5.3 and 5.6 respectively. Again 11C is a bit better than the other two classes. Next please. Academics में ये बच्चे पिछले और अभी कैसा कर रहे हैं उसको असेस किया। ये मोस्टली खुद का था, जहाँ बच्चे को अपनी रिपोर्टिंग खुद बतानी थी, तो अपने बारे में आदमी अच्छा लिखता है इसलिए सबके स्कोर ज्यादा है। ठीक है ना, बाकी दो में मेरा रोल था
इस वाले सेक्शन में मैंने सिर्फ उनके दिए हुए डेटा को प्लस माइनस किया था। तो आप देखिए स्कूल एवरेज इन सेल्फ अपने हिसाब से अपने आप को जो नंबर दिए, तो स्कूल एवरेज 6.9 है। 11th ए के बच्चों ने अपने आप को 7.3 नंबर दिए एवरेज 10 में से। क्लास 11 बी ने खुद की सेल्फ रिपोर्टिंग में भी 6.4 दिया है। आप समझ लीजिए, यानी उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं। एंड क्लास 11 सी 7.2। तो 11th बी का जो मैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपको बता रहा हूँ, उन्हें पता है वो गलत रास्ते पर है, वो परेशानी में है, उनका सेल्फ रिपोर्ट भी नीचे है। इसी तरह से पेरेंट का असेसमेंट, पर इसमें बहुत सारा फॉल्स डेटा आया था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट से ज्यादा आ रहा है इसका स्कोर। इसका मतलब बच्चे ने ये बताया कि मेरे माँ बाप मुझसे खुश हैं, मुझे नहीं पता आप खुश हैं कि नहीं है। तो पेरेंट का जो आया स्कोर, स्कूल एवरेज है 7.6। 11th ए के बच्चों ने, मुझे लगता है काफी बच्चों ने फॉर्म पेरेंट्स तक नहीं पहुंचने दिया, पेरेंट का स्कोर आया 8। और 11th बी के बच्चों का 7.2 एंड 11th सी भी स्मार्ट रही 7.7। इन्होंने ये फॉर्म पेरेंट तक नहीं पहुंचने दिया, ऐसा मुझे लगता है काफी बच्चों ने। सर अब अवेयर हो गए, दोबारा भेज दो। एकेडमिक्स यानी जो पास्ट परफॉर्मेंस है इनका 8th 9th 10th का, उसको अगर हम देखें तो स्कूल एवरेज है 7.2, क्लास 11 ए 7.6, क्लास 11 बी 6.6 एंड क्लास 11 सी 7.4। यहाँ मजेदार बात देखने की है कि जब ये 11th ए का सेक्शन बना तो जो टॉप अचीवर्स थे 9th 10th के, उनको ये सेक्शन दिया गया, तभी क्लास एवरेज 7.6 किया। बट अगर आप आज का स्कोर देखें तो एवरेज 6, यानी सेक्शन शुरुआत जब हुआ था 10th के मार्क्स की एंट्री लेवल 7.6 था, और आज की डेट का असेसमेंट 6 का है, अ ड्रॉप ऑफ 1.6 which is equivalent to about 18 to 20% of marks in the gross achievement. It's a very new subject to them also. रीजन कुछ भी हो सकते हैं मैम, मैं तो फाइंडिंग्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। सिमिलरली टीचर के लिहाज में वो अप्रेजल कहाँ जा रहा है, देखिए 11th ए का 7.3 है, 11th बी का 5.7 है। अगेन टीचर भी उस असेस करिए कि ये प्रॉब्लम है इस क्लास में। एंड क्लास 11 सी में 6.8 एंड स्कूल एवरेज है 6.6। तो इससे भी कंफर्म होता है कि जो पेरेंट वाला डेटा है वो इन्फ्लेटेड डेटा है, वो गलत आया है। दैट वे इस पैरामीटर पर टोटल स्कूल एवरेज है 7.1, क्लास 11 ए अभी भी पुराने कर्मों की वजह से उसके नंबर बने हुए 7.5, और 11 सी के 7.3 हैं, क्लास 11 बी के 6.5। So just a query, is Yes, it ma'am. possible that parents perhaps have this clouded view because of less interaction sometimes? मैम ये हो सकता है, बट यहाँ पर मैं ये आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि पेरेंट के साइन भी जब खुद करता है ना बच्चा, तो पता चल जाता है। मैम 107 में से कम 40 फॉर्म ऐसे थे यहाँ पेरेंट के साइन है जी सर। वो आई एम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, मैं हाथ की हैंड राइटिंग से बता सकता हूँ कि ये किसके साइन है, तो इसलिए बता रहा हूँ। ये बहुत कम लोगों को पता है, बच्चों को भी नहीं पता था कि मैं हैंड राइटिंग भी पढ़ सकता हूँ, उन्हें लगता था मैं सिर्फ फेस पढ़ रहा हूँ जी। नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं हम? मैं ब्रॉड गाइडलाइंस यहाँ दे रहा हूँ, टीचर्स के साथ मैं और डिटेल में भी कुछ शेयर करूंगा, आई गिव यू अ राइट अप, बट मैं ब्रॉड गाइडलाइंस यहाँ पर दे रहा हूँ। जो सबसे पहली प्रॉब्लम हम सुधार सकते हैं वो है लैंग्वेज की। बच्चे को रीडिंग करना, ट्रांसलेशन करना और उसी चीज को बोलने का आप मौका दें। इवन क्लासरूम टीचिंग में जब आप जाएं तो आप, हालांकि थोड़ा लगेगा जैसे 6ठी 7वीं में हम कराते थे ना, चैप्टर पढ़ो पहले, एक बच्चा खड़ा होकर पढ़ रहा है, वो कराया जाए, और वो भी टर्न बाय टर्न कराया जाए। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चे को बोलने का मौका मिल रहा है, लेसन पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी किताबों से दोस्ती नहीं हो रही, इसीलिए तो उनको प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता उस शब्द का। जी प्लीज। हिंदी का चैप्टर पेरेंट्स पढ़ रहे हैं और बच्चा बैठ के सुन रहा है, ये मतलब मुझे ये आती है ये प्रॉब्लम देखने में। मैम ये जब हो मैं खुद ये रीड हो कराती हूँ तो उसके बाद वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी खुद बना पा रहे हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। अब बिजनेस स्टडीज है ये सब है, तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर्स कर पाएंगे। मैंने कुछ बच्चों से एक सवाल पूछा था साइकोलॉजी का, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन, इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। मीनिंग नहीं बता पाए थे। तो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी जब, तो उसके बारे में आप लिख नहीं सकते, उसके ऊपर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। जिस इमारत की नींव नहीं है वहां पे लेंटर कैसे डालोगे आप? समस्या वहां है।
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये, अब पेरेंट के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इतना देख लें कि मेरे बच्चे ने किताब पढ़ी है। आप उसको रीडिंग, अगर आपका बच्चा सपोज कमज़ोर है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, से फिजिक्स, अक्सर ये लगता है 11th-12th की फिजिक्स में कैसे पढ़ा दूंगा। आप सिर्फ इतना कर लें, पेज नंबर 1 से 15 आज पढ़ना है और इसके मुश्किल वर्ड अंडरलाइन करके डिक्शनरी से उसका मीनिंग निकालना है। अगर आप इतना करा पाएंगे तो बच्चा पढ़ अपने आप लेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैडम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कर पा रहे। मज़ेदार बात तो ये है, जब आपको ये पता चले कि दिसंबर आ गया है और बच्चा कह रहा है मैंने फिजिक्स की तो किताब ही नहीं ली अभी तक। ऐसे भी बच्चे आए। सॉरी मैम, बट दिस वाज नहीं सर, यू आर राइट। या मेरी वाली किताब तो खो गई थी, अब नहीं लूंगा, वो बुक शेल्फ पे आनी रही, बुक स्टोर पे मिली नहीं, इसलिए मेरे पास नहीं है, हो गई। तो ये एज पेरेंट्स आप इंश्योर कर सकते हैं कि किताबें खोए नहीं और किताबों की खूबसूरती बरकरार रखी जाए बाय अंडरलाइनिंग दी वर्ड्स एंड राइटिंग दी वर्ड मीनिंग्स। इतना आप चेक कर लें अगर, तो आपको ट्यूशन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी कर सकता हूं। ठीक है जी। ट्रांसलेशन इन बच्चों का सेकंड प्रॉब्लम है, और स्पीकिंग। उसके बाद जो बच्चा कहता है कि मैंने याद कर लिया, तो उसे क्या, जो भी याद किया मेरे को समझ आए या ना आए, तो सुना। और अगर वो आपके सामने 5 सेंटेंस फ्लुएंटली बोल ले उस टॉपिक पे, तो आप मान लो इसने कर लिया। और अगर वो 5 सेंटेंस नहीं बोल पाए, तो मान लो इसने नहीं किया। दैट इज द इंडेक्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आज एक टॉपिक पढ़ाया गया, ठीक है, सपोज फोटोसिंथेसिस पढ़ाया बायो में, आपको नहीं पता फोटोसिंथेसिस क्या है, आप एज पेरेंट समझते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। आप ये तो देख सकते हो कुछ बोल रहे हैं ये, आप ये सोच रहे हो तमिल में बोल रहे हैं, पर तमिल में भी कौन बोलेगा लगातार 5 मिनट, जिसको आता होगा। सिर्फ इतना चेक करो, बी अ स्मार्ट पेरेंट। बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड इधर उधर से जो एक सेंटेंस बोल के मैडम बोलने दो ना, कोई बात नहीं, कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ तो बोलेगा। मैं यही बता रहा हूं, अगर वो आपको ये कह के निकल गया हाँ मैंने कर लिया, किसी और टॉपिक का तो फिर तो आसान हो गया। अगर उसको ये समझ में आ जाए कि मम्मी पापा ने रोज पूछना है ये और रोज मुझे 5 मिनट सुनाना है, तो ट्रस्ट में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है ना। फिर अगली मीटिंग में एक और ट्रिक बता दूंगा ना कि अब ये होने लगा तो इसके बाद क्या करना है। हम भी तो स्मार्ट पेरेंट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बच्चे के साथ क्या करता हूँ, अगर मैंने एक दिन फिजिक्स पूछा, अगले दिन मैं केमिस्ट्री पूछ लेता हूँ। तो कहता है आज तो मैंने फिजिक्स पढ़ के रखा था, अब आप केमिस्ट्री पूछ रहे हो। मैं कहा मैं तो कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो सवाल तो हमें चेंज करना है अपना, और उसके लिए एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक लेमैन की तरह से कॉन्फिडेंस लेवल जज करना है आंखों में आंखें डाल के, और कुछ नहीं करना। अगर इन बच्चों को ये लगा कि हम माँ बाप को कुछ भी कह के निकल सकते हैं उस सिचुएशन से बाहर, तो फिर आप नहीं पकड़ पाओगे। ये बात है। सर गलतियां तो हमने भी की है ना, उन गलतियों से सीख लेके भी तो पकड़ सकते हैं। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? नहीं सर, माँ बाप तो हम ही है ना, वो तो बच्चा ही है। कोशिश तो करो। मैडम कोशिश करने की और इनकी बात नहीं है। देखिए ये कैट और माउस का गेम है, कैट भी इवॉल्व हो रही है और माउस भी इवॉल्व हो रहा है। सर कोशिश तो ठीक है जी। आप लोग कभी आपस में 10 पेरेंट मिलके ये नहीं पूछते भाई तुम्हें ये समस्या आ रही है तुम क्या करते हो, तो बच्चे आपस में 10 के 10 मिलते हैं और पूछते हैं हमें माँ बाप से समस्या आ रही है तुम क्या करते हो। जैसे पिकनिक पे जाना है, मूवी का प्रोग्राम बन गया, तो मेरे मम्मी ने 500 रुपए दे दिए, तेरी मम्मी क्यों नहीं दे रही, तो उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। Am I right, sir? True. Am I right? तो धीरे धीरे 10 के 10 बच्चे सीख जाते हैं कि नेक्स्ट इवेंट तक पैसे कैसे निकलवाएं। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हम अपना सवाल पूछने से वो टाइम तो दें। समस्या मेरी ये है कि हम एज पेरेंट उतना टाइम ही नहीं दे रहे। सिर्फ इतनी सी बात है। बच्चे को ये मैसेज जाना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे में इंटरेस्टेड हैं, दैट्स इट, इतना काफी है। बहुत सारी टीचर्स मुझसे पूछती हैं आप मनन को बड़ा पढ़ाते होगे और आपने क्या किया होगा। यकीन मानिए आप मनन से जाके पूछो तो वो कहेगा नहीं पापा ने कभी नहीं पढ़ाया मुझे।
इंटरेक्शन जरूर होता था रेगुलर, बट आई हैव नेवर टॉट अ सब्जेक्ट टू हिम. आई हैव मेड हिम स्टडी इट. दैट्स इट. मैं बड़े बेटे की बात कर रहा हूँ. इवन छोटा बेटा अभी 11th में इसी क्लास में, जिसका मैंने असेसमेंट किया, वो रोज आके मेरे से पूछता था आपने रिजल्ट बना लिया, मेरा क्या है, मेरे क्लासमेट्स का क्या है. मैंने कभी नहीं बताया उसको. ठीक है. और ऐसे में उसको सबसे मुश्किल काम क्या है, जो सारी टीचर्स नहीं मानती होंगी, उसको एक जगह पे टिका के बिठाना सबसे भारी चैलेंज है. मेरे बेटे को एक जगह पे टिका के लगातार 3 घंटे बिठा दे कोई, तो मैं उसे भारत रत्न देने को तैयार हूं. पर संभव नहीं है. उसके लिए मेरे पास चैलेंज यही होता है, हाउ टू मेक हिम सिट. और अगेन मैंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया उसको कभी आज तक कोई. मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है कि ये खुद से पढ़ें. हाँ, उसके बाद जो समस्या आती है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ. दैट्स इट. सो ट्राई टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड. आपको ना तो उसके साथ पढ़ने की जरूरत है, ना आपको उससे ज्यादा जानने की जरूरत है. आपका प्यार और आपकी इन्वॉल्वमेंट काफी है. दूसरा, बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स में कमजोर हैं इन सभी क्लासेस में. तो उसका एक प्राइमरी रीजन है कि इनका बेसिक टेबल्स कैलकुलेशंस नहीं है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मैंने लॉजिक रीजनिंग में एक सवाल दिया था जिसमें एक क्वेश्चन था 19 7 और आप हैरान होंगे 107 में से आधे बच्चों का गलत है. वो मल्टीप्लाई करके भी नहीं लिख पाए. आप समझ रहे हैं मेरी बात? नो पॉइंट, वो चीजें बिल्कुल साइड पे रख दें. मेरा कहने का मतलब क्या है, बेसिक टेबल्स और बेसिक कन्वर्जन्स गलत है. मैंने एक सवाल दिया था जिसमें मैंने ये लिखा था, एक व्यक्ति कुछ सब्जी फल वगैरह ऐसा कुछ ग्रोसरी खरीद रहा है जो किलोग्राम्स में भी है, पाउंड्स में भी है. तो लास्ट में पूछा था, और थैले का वजन भी बताया था कि लास्ट में पूछा था टोटल कितना वजन है उसके हाथ में. Almost 70% students could not write. What is the weight of that? टीचर्स को भी नहीं सर. सर टीचर्स के लिए मेरे पास पूरा मसाला अलग से तैयार है, टेंशन मत लो आप. वो बुक इतनी कह रही तो उनको पता है कि अगला बार उन पर होने वाला है. सर मेरा पर्पस ये बताने का है कि ये बच्चे जो डे टू डे मैथमेटिक्स है उसमें भी वो बाय माउथ नहीं कर पा रहे, अपने दिमाग पे रेडी नहीं कर पा रहे. तो ऐसे में इनका बेसिक कॉन्सेप्ट गलत जाएगा. ठीक है जी. दूसरा, इन बच्चों को थोड़ा सा लॉजिक रीजनिंग की तरफ भी लेकर जाएं. ऐसी बुक्स इनको लाकर दें जिसमें लॉजिक और रीजनिंग के क्वेश्चंस हों. वो इसलिए जरूरी है कि संडेज को, बाकी हॉलीडेज में जब बच्चा टाइम वेस्ट करने की तरफ जा रहा है तो उसको लगे कि हाँ मैंने लॉजिक रीजनिंग के 100 या 200 सवाल किए. क्योंकि ये टॉपिक हम अक्सर रूटीन स्टडीज में टच ही नहीं करते. बट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप ले लें, इवन फ्रॉम IIT टू मैट और कैट और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ लॉजिक रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का अलग सेक्शन है, उसके ऊपर अलग क्वेश्चंस हैं. हमारे बच्चे उसके लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए वो पूरा का पूरा सेक्शन छोड़ आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता. तो रीजनिंग, लॉजिक या मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस की किताबें आती हैं, 30-30, 50-50 रुपए की किताबें, बहुत बड़ी बड़ी हैं. कोई सी 2-3 कर लें और कोशिश करें एक साल में, अगर उसमें 2000 क्वेश्चन है, एक साल में वो 2000 क्वेश्चन बच्चा 1-2 बार कर ले. तो दैट विल हेल्प द कैट एंड मैथ्स कोर्स इन द फ्यूचर. एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग. बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग ऐसी है कि मकोड़े को निकाला, सही में डुबोया और कागज पे छोड़ दिया और पढ़ते रहो क्या लिखा है. तो थोड़ा सा लाइन पे लिखना, और अगर कॉपी या असाइनमेंट्स ऐसे नहीं है तो आप टोक सकते हैं. इवन 12th क्लास में भी टोक सकते हैं कि बेटा इसको दोबारा नीटली करो, दोबारा करो. क्योंकि उन्हें समझ में आना चाहिए कि हम किसी भी हैंड राइटिंग के साथ गेट अवे नहीं कर सकते. मैडम बात आपकी ठीक है, पर आगे जाके ऑटोमेटिक फुली वॉशिंग मशीन है तो कभी कभी तो हाथ से धोने भी आने चाहिए कपड़े. मैं तो कह रहा हूँ ना, जवाब सुनने के लिए तो जवाब बिल्कुल अच्छा है,
पर जिसको लिखना आता है वही दूसरे को असेस कर सकता है। मतलब मैं अपने बच्चों को इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस की तरफ क्यों गया। मेरे पास मोस्टली चिट्ठियाँ टाइप की हुई आती हैं, पर जब मैं अपनी कंपनी में किसी स्टाफ को रिक्रूट करता हूँ तो मेरा रिक्रूट करने का बड़ा अजीब सा एक तरीका है। मैं उसको कहता हूँ एक प्लेन शीट पर और एक लाइन वाली शीट पर 500 वर्ड का एक ऐसे अपने बारे में लिख के दिखाऊं, और उसके बाद उन 2 कागजों को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे ये भी पता चल जाता है कौन झूठ बोलने वाला है, कौन लापरवाह है, कौन छोड़ के भाग जाएगा, कौन टिकेगा नहीं, कौन अच्छा है, कौन सिंसियर है, कौन काम करेगा। तुरंत लिखा हुआ नहीं होता। सो हैंड राइटिंग डज नॉट मीन कि हम गैजेट पे चले जाएंगे तो हमें हैंड राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी आ गई तो चलना नहीं भूल जाता आदमी। सो वी नीड टू अवेयर अवर चाइल्ड अबाउट दिस। उसको बताना पड़ेगा कि भैया धरती पर हो, उड़ना है तो धरती पर हो। दैट वे। चौथी जो सबसे बड़ी चीज है जो मेंटरिंग के साथ सुधर सकती है। अब 12th के लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, आप पेरेंट बनना भूल जाएं, टीचर बनना भूल जाएं। ट्राई टू बिकम दी मेंटर, ट्राई टू बिकम अ फ्रेंड। आपको उसकी गलती एक्सेप्ट भी करनी है, कम्युनिकेशन भी बढ़ाना है, उसको अपने आप पे गुस्सा करने का मौका भी देना है। उसको गुस्सा आ रहा है ना तो मेरे को बोल रहे भाई क्यों बोल रहा है तुझे, कोई बात नहीं। अच्छे दोस्त को ही करते हैं ना, अच्छे दोस्त को हम मारपीट भी कर लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाके सॉरी बोल के अगले दिन फिर दोस्त हो जाते हैं। So that is the kind of strategy you need to have with your child, specifically now and for the next 1 year at least. तो बच्चे के अंदर अगर आपको प्रेशर दिख रहा है या आपको दिख रहा है वो अचानक गायब है या रो रहा है या कुछ ऐसा है, तो आप बैठाओ अपने साथ, बोलने का मौका दो, उकसाओ उसको, भड़काओ, लेट हिम स्पीक। मैक्सिमम क्या होगा, थोड़ी देर रो लेगा, आपसे लड़ लेगा, टीचर से भी पेरेंट्स से भी, दोनों के साथ हो सकता है। बट एक बार आपके साथ अगर उसका ये कैथारसिस हो गया तो वो दोस्त बन जाएगा वापस। वो चीरा लगाना है एक बार, ताकि जितना प्रेशर इकट्ठा हो वो रिलीज हो जाए। ये स्किल आपको यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के अनरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं और वो उनके बिहेवियर्स में आ रहे हैं। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं मतलब मेरे लिए तो 5 लाख रुपए भी कम है महीने में। दूसरा सवाल पूछो, चलो कोई बात नहीं, आपका इच्छा है आप 5 लाख रुपए महीना कमाओ, बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट आर दी 5 थिंग्स यू वुड लाइक टू डेवलप इन योरसेल्फ दैट पीपल फाइंड यू वर्थ 5 lakhs? वो नहीं बता पा रहे। तो अगेन जो बात कह रहे हैं वो ऊपर की एक्सपेक्टेशन तो पूरी है, शान शौकत पूरी है, बट वो ग्राउंड में कहाँ से आएगा पौधे के अंदर वो नरिशमेंट, वो उन्हें भी नहीं पता। तो ये हमें मैच करना है, बट वो हम बराबर रह के तो कर सकते हैं, इसलिए मेंटरिंग जरूरी है। और मैं पेरेंट हूं या मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो, तुम बच्चे हो, उससे नहीं होगा। तो पहला मैंने पॉइंट बाद ले लिया, लॉट ऑफ स्ट्रेस, नो वेंटिंग। तो बच्चे को बोलने का मौका, तो गुस्सा आप पे करे कोई बात नहीं, आप मान लो ये साल हमारा सुनने का साल है, सुनाने की भी बारी आएगी, पर अभी सुनने से दोस्ती शुरू करो। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो निकल करके आई, बच्चे के अंदर कैजुअलनेस आ जाती है। जैसे अभी मैम ने कहा ना कि हमने तो टाइप ही करना है, तो हम हैंड राइटिंग पे क्यों ध्यान दें। तो ये एक बड़ा कैजुअल जवाब है, और यही जो कैजुअलनेस है उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। यही सवाल अगर किसी कंपनी के जीडी में जाके वो दे रहा है या इंटरव्यू के टाइम पे दे रहा है तो उसके अगेंस्ट जाएगा। तो जैसे हम कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, आपने सुना होगा, हैंड राइटिंग इज द इंडेक्स ऑफ थॉट प्रोसेस। हैंड राइटिंग के जरिए आप किसी भी व्यक्ति को पढ़ सकते हैं किताब की तरह से। मतलब अल्कोहलिज्म से लेके फाइनेंशियल फ्रॉड्स तक हैंड राइटिंग से पकड़े जा सकते हैं। पोटेंशियल फ्रॉड्स मतलब यहां ये जाके करेगा आगे ऐसे। इसलिए हैंड राइटिंग बहुत जरूरी है। इसलिए कैजुअलनेस टुवर्ड्स लाइफ नहीं होनी चाहिए, ये हमें बच्चे को हर लेवल पर सिखाना है। और अगर आपको लगता है तो मैं आपका दोस्त हूँ, मैं बैठा हूँ, कभी भी आप सैटरडे को आए, आप अपने बच्चे की फाइल तो मेरे पास अब बनी हुई है ना। आपको किसी को भी, टीचर को या पेरेंट को कोई समस्या आ रही है, आपको लगा आपने 2 बार कह लिया बच्चा नहीं सुन रहा,
आप इतना तो मौका दो, एक बार आके मेरे साथ बात कर लो, 15-20 मिनट को दे दो मेरे को, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप भी आओ, बच्चे को भी लेके आओ, तीनों जने बैठेंगे, टीचर की आवश्यकता होगी टीचर को भी बुला लेंगे, और अगर टीचर को चाहिए तो हम पेरेंट को बुला लेंगे, चारों जने बैठेंगे, मिलकर स्ट्रैटेजी बना लेंगे। ये सारे दोस्त बन गए। इन 107 के 107 बच्चों ने प्रॉमिस किया है, सर हम आपके दोस्त हैं, सबने प्रॉमिस किया इंडिविजुअली, और जो आप कहोगे हम करने को तैयार हैं। सही कह रहा हूं दोस्तों? कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा है? सबने प्रॉमिस किया था ना? एवरीबॉडी इज रेडी। तो आप मदद करने को तैयार हो, आप पढ़ाने को तैयार हो, वो पढ़ने को तैयार है, तो दिक्कत किस बात की है? मुझे किस बात के लिए पंच बना रहे, पर फिर भी मैं बनने को तैयार हूं। एंड एक चीज जो आ रही है उसको हमें रोकना है, द टेंडेंसी टू डिविएट फ्रॉम द आइडियल पाथ। सही वाले रास्ते से भटकने की टेंडेंसी कुछ बच्चों में आ रही है। ठीक है, एक सीक्रेट मैं शेयर कर सकता हूँ ट्रेंड के तौर पर, इट इज अ ट्रेंडिंग ट्रेंड। 107 में से करीब 45 बच्चे ऐसे हैं जो रात को लेट तक जागते हैं बिना माँ बाप की जानकारी के। माँ बाप को लगता है वो सो गए, बट वो जाग रहे होते हैं। ये कन्फेशंस के आधार पर बोल रहा हूं, which was not the scope of this study, but I'm just sharing. तो अगर आप ये ट्रेंड्स देखते हैं, अगले दिन बच्चा कितना फ्रेश उठ रहा है, कितना एक्टिव उठ रहा है, इस चीज को आप मॉनिटर करें। और अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, तो या तो आप सॉफ्टली दोस्त बन के पूछ लो, नहीं तो मेरे साथ ले आओ, एक बार बैठ जाओ। कोशिश करें कि कोई भी सिम्टम अनअटेंडेड 10-15 दिन जाना ना चला जाए। जैसे बच्चे को बुखार होता है तो आप पहले नहीं तो दूसरे दिन डॉक्टर के पास चले जाते हो ना, तो ऐसा कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही है एज अ टीचर और एज अ पेरेंट, उसको 10-15 दिन इंतजार मत करो, तब वो बीमारी बन जाती है। अगर आपको दिक्कत लगी तो 2-3 दिन सॉल्यूशन मिल गया बहुत अच्छा, नहीं तो चौथे दिन मिल लो। सो दैट इज व्हाट इट इज। इसके बारे में जो डिटेल नोट है टीचर्स के साथ, रिजल्ट्स के साथ मैं अपना राइटअप आपको बाय मंडे भेज दूंगा, एंड देन वी विल सेटल इन वंस अगेन, ताकि हम उन स्ट्रैटेजीज को बच्चे की डे टू डे टीचिंग में भी आप उसको क्लास में ला सकें। थैंक यू वेरी मच। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस एनीबडी।